सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुचिरापल्ली में भौतिकी की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब्दुल कलाम ने महसूस किया कि उनका सपना केवल यहीं तक सीमित नहीं रह सकता। उन्हें आसमान को छूना है, उड़ान के रहस्यों को जानना है। इसके लिए उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने का निश्चय किया और दाखिला लिया मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मिट, चेन्नई में। मिट का वातावरण बिल्कुल अलग था। यहाँ हर तरफ मशीनों की गूंज, इंजनों की आवाज और प्रयोगशालाओं में व्यस्त छात्र नजर आते। कलाम को यहाँ अपना घर सा लगने लगा। उन्हें हमेशा लगता कि यही वह जगह है जहाँ से उनके सपने उड़ान भरेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी फीस। उनका परिवार इतना सक्षम नहीं था कि आसानी से पूरी फीस भर सके। ऐसे में उनके बड़े भाई ने अपने गहने तक गिरवी रख दिए ताकि कलाम की पढ़ाई जारी रह सके। कलाम अपने परिवार के इस त्याग को कभी नहीं भूले। मिट में पढ़ाई बेहद कठिन थी। छात्रों को प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए सख्त समय सीमा दी जाती थी। एक बार प्रोफेसर ने उन्हें विमान का मॉडल बनाने का प्रोजेक्ट दिया। कलाम शुरुआत में थोड़े पीछे रह गए। जब प्रोफेसर ने देखा कि काम समय पर पूरा नहीं हो रहा, तो उन्होंने साफ कहा, अगर तुम यह काम समय पर पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हारी स्कॉलरशिप छिन जाएगी। यह सुनते ही कलाम की रातों की नींद उड़ गई। वे पूरी रात जागकर उस प्रोजेक्ट पर काम करते रहे और समय से पहले ही उसे पूरा कर दिखाया। अगले दिन जब उन्होंने मॉडल प्रोफेसर को दिखाया, तो प्रोफेसर ने गर्व से कहा, अब्दुल, तुम्हारे अंदर वह आग है जो तुम्हें एक दिन बहुत ऊंचाई तक ले जाएगी। यही वह क्षण था जब कलाम ने अपने जीवन का असली मकसद समझ लिया। उनके मन में साफ हो गया कि उन्हें भारत के लिए काम करना है, ऐसी तकनीकें बनानी है जो देश को मजबूत बनाए। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद अब्दुल कलाम का पहला सपना था भारतीय वायुसेना में पायलट बनना। उन्होंने पायलट बनने के लिए परीक्षा दी। हजारों छात्रों में वे भी शामिल थे। अंतिम चयन में वे 9वें स्थान पर आए, जबकि केवल 8 छात्रों का चुनाव हुआ। यह उनके लिए बड़ा झटका था। एक ओर सपना टूट गया, दूसरी ओर दिल में खालीपन आ गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे कहते थे, कभी कभी ईश्वर आपके लिए कुछ और बड़ा सोचता है। पायलट न बन पाने की कसक उन्हें वैज्ञानिक बनने की ओर और मजबूत कर गई। इसके बाद उन्होंने नौकरी की तलाश शुरू की। उन्हें पहला अवसर मिला DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ उनका काम था छोटे हेलीकॉप्टर और ड्रोन जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम करना। यह काम महत्वपूर्ण था, लेकिन कलाम को लगता था कि उनकी असली उड़ान अभी बाकी है। वे और बड़े सपनों को पंख देना चाहते थे। कुछ वर्षों बाद उनकी मेहनत रंग लाई। उन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में काम करने का मौका मिला। यह उनके जीवन का सबसे अहम मोड़ था। इसरो में वे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 प्रोजेक्ट से जुड़े। यह प्रोजेक्ट भारत को अंतरिक्ष में अपनी पहचान दिलाने वाला था। इसरो में शुरुआत आसान नहीं थी। वहाँ संसाधन कम थे, तकनीकी चुनौतियाँ बहुत थीं। कई बार मशीनें सही तरह से काम नहीं करतीं, कई बार योजनाएं असफल हो जातीं। लेकिन कलाम की आदत थी मुश्किलों से डरना नहीं। वे अपनी टीम के साथ दिन रात प्रयोग करते। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती और वे सबको कहते, हम कर सकते हैं। 1979 में पहली बार उपग्रह प्रक्षेपण का प्रयास किया गया। पूरा देश टीवी और रेडियो पर इस ऐतिहासिक क्षण को देखने सुनने के लिए तैयार था। लेकिन जैसे ही रॉकेट छोड़ा गया, कुछ तकनीकी गड़बड़ी हुई और वह असफल हो गया। उस समय कलाम प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। उन्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन उनके वरिष्ठ डॉ. सतीश धवन ने जनता के सामने आकर कहा, यह असफलता हमारी टीम की नहीं, मेरी है। अगली बार हम जरूर सफल होंगे। और अंदर जाकर उन्होंने कलाम का हाथ थामकर कहा, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, अगली बार तुम्हें ही देश को सफलता दिलानी है। यह शब्द कलाम के दिल में उतर गए। उन्होंने निश्चय किया कि अगली बार वे किसी भी कीमत पर देश को निराश नहीं करेंगे। अगले पूरे वर्ष उन्होंने और उनकी टीम ने जी जान लगाकर मेहनत की। और फिर 1980 में जब SLV-3 ने सफलतापूर्वक उपग्रह रोहिणी को अंतरिक्ष में स्थापित किया, तो पूरा देश झूम उठा। उस दिन अब्दुल कलाम को लगा कि उनका सपना सच हो गया। उन्होंने न केवल आसमान को छुआ, बल्कि पूरे देश को यह एहसास दिलाया कि भारत भी अंतरिक्ष की दुनिया में पीछे नहीं है। इसरो में उनके काम की गूंज दूर दूर तक पहुंची। अब वे केवल वैज्ञानिक नहीं,
बल्कि देश के गौरव बन चुके थे। लेकिन उनकी यात्रा यही खत्म नहीं थी। आने वाले वर्षों में वे भारत के मिसाइल मैन कहलाएंगे और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाएंगे।